तकी हसन नियाजी एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल एनसीजीसी में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टर्म सेकंड का कंप्लीट सिलेबस लेके आऊँगा, तो उसी सीरीज में सोशल स्टडीज़ के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, वैसे चैप्टर सेकंड है मगर टर्म सेकंड के लिए फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको आज पढ़ेंगे। ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि पढ़ते पढ़ते याद भी कर लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को पूरी देखिएगा और आपको दोबारा भी देखना है तो डाउनलोड करके मत देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा ताकि हमारे चैनल को भी कुछ का बेनिफिट मिल सके। तो शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ने से पहले हमें पहले यह मालूम होना चाहिए कि भाई नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म जब नेशन स्टेट की फीलिंग डेवलप हुई यूरोप में और उसको हमने नेशनलिज्म से जोड़ दिया गया। नेशन स्टेट क्या है, यानी जो स्टेट्स हैं वो एक नेशन का पार्ट है, हम एक है ना, कलेक्टिव बिलोंगिंग है हमारी, ठीक है, हम सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखते हैं, तो उसको नेशनलिज्म की फीलिंग। यानी जब तक आप अपने आप को स्टेट में तोड़े रहेंगे, अब स्टेट वाला अपने आप को बंगाल वाला बंगाली कहेगा, बिहार वाला बिहारी कहेगा, तो जब तक हमारे अंदर देश की फीलिंग नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमारे अंदर बिलोंगिंग की फीलिंग आना चाहिए, नेशन स्टेट की फीलिंग आना चाहिए। तो नेशन स्टेट की फीलिंग डेवलप होना ही नेशनलिज्म था। तो याद रहेगा 2 पॉइंट, नेशन स्टेट्स की फीलिंग और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को हम करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या था? जब हमें एहसास हुआ कि हम दबाया जा रहे हैं, हम ऑपरेस किए जा रहे हैं कॉलोनियल रूल में, तो हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो एक साथ इकट्ठे हो गए। तो हमें जब एहसास हुआ, जब हमारे लीडर्स ने एहसास दिलाया कि हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है, तो हमें एहसास हुआ कि हम सब यूनाइट हैं, हम एक हैं। तो एक है जब भी हम किसी कॉमन कॉज के लिए लड़ेंगे। अगला पॉइंट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुई और 2 ग्रुप थे, एक एलाइड और एक सेंट्रल पावर। और एलाइड में जो थे यूके, यूएसए और फ्रांस, बहुत सारी कंट्रीज थी, और सेंट्रल पावर को लीड कर रहा था जर्मनी, है ना, टर्की भी इन्हीं के साथ था। तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ इंडिया पे वो पढ़ते हैं। 5 पॉइंट बताएंगे, पांचों हाथों हाथ याद भी करते चलेंगे। सबसे पहली बात क्या थी, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया वर्ल्ड वॉर के वक्त, और उसके लिए क्या करा, टैक्सेस किए, लोन लिए, तो उस पर पब्लिक का असर तो होना था जब टैक्सेस बढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट याद करते हैं, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी और उसके बीच में 13 से 18 तक सारे प्राइसेस डबल हो गए, और पब्लिक को जाहिर है प्राइस डबल, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं तो पब्लिक को आना ही होता है मूवमेंट के लिए। तीसरा कॉज जो था, फोर्स रिक्रूटमेंट था रूरल एरिया में। रूरल एरिया में जबरन भर्ती कर जा रही थी फौज में, और वो जा रहे थे, ना तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको वर्ल्ड वॉर में लड़ाने के लिए भेजा जा रहा था, तो उससे भी बहुत ज्यादा पब्लिक में गुस्सा था। चौथा पॉइंट क्या था कि 1890 में और 2021 के बीच में क्रॉप फेलियर्स बहुत रहे डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया के जगह जगह क्रॉप फेलियर्स रहा, तो उससे भी पब्लिक, एक तरफ टैक्सेस बढ़े हुए, दूसरी तरफ क्रॉप फेलियर, फिर इन्फ्लुएंजा फैला। तो ये 5 रीजन थे। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, हाथों हाथ आप भी याद करते हुए चलिए। पहला, डिफेंस एक्सपेंडिचर का बढ़ाना, दूसरा टैक्सेस प्राइसेस का डबल होना, तीसरा फोर्स रिक्रूटमेंट, चौथा क्रॉप का फेलियर, और पांचवा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इस 5 रीजन की वजह से पब्लिक में गुस्सा था और खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अग्री हो गए थे। अब गांधी एरा के बारे में पढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं गांधी जी के बारे में और आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। तो गांधी जी जो थे वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, और जब हिंदुस्तान आए तो इनकी इमेज पहले ही बन चुकी थी कि ये साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल मूवमेंट चला के आए थे रेसिज्म के खिलाफ। अब इंडिया में आए और इनके पॉलिटिकल गुरु भी बन गए। क्या नाम था उनका? गोपाल कृष्ण गोखले। अब इंडिया में आए उन्होंने, इंडिया में आने के बाद अब उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया अपना रखा। तो बात करते हैं सत्याग्रह था क्या। तो सत्याग्रह जो था, इट एम्फसाइज्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड फॉर सर्च ऑफ ट्रुथ। तो 2 लफ्जों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। आग्रह मतलब सर्च करना, सत्य की तलाश करना, सत्य को ढूंढना। तो क्या पे एम्फसाइज करता है? ट्रुथ पर, एंड द नीड सर्च ऑफ ट्रुथ। तो इसके लिए गांधी जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रगल जो है में फिजिकल फोर्सेस का इस्तेमाल करें। अगर आप जो है, इट सजेस्ट दैट इफ कॉज वाज ट्रू, अगर आपका कॉज ट्रू है और आप इनजस्टिस के खिलाफ हैं, तो फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। सत्याग्रही जो है अपनी जंग नॉन वायलेंस से भी जीत सकता है।
तो भैया जीतेगा कैसे? यानी वो एहसास दिलाएगा ऑपरेसर को कि आप गलत कर रहे हो ना, मुन्ना भाई टाइप। तो पहले एहसास दिलाना कि भाई जो तुम कर रहे हो ये गलत है, उसको उसके गलत काम को उसको एहसास दिला दो तो वो खुद ही अपना गलत काम छोड़ देगा। ये गांधी जी का मानना था। तो सत्याग्रह क्या था? नॉन वायलेंस एक मूवमेंट था गांधी जी का चलाया हुआ, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्या था? पावर ऑफ ट्रुथ और नीड द सर्च ऑफ ट्रुथ, ये सत्याग्रह था। चलिए ये तो सत्याग्रह हो गया। बात करते हैं गांधी जी का अर्ली सत्याग्रह की। जब गांधी जी हिंदुस्तान आ गए तो 16 से लेकर और 18 तक इनके गांधी जी का अर्ली 3 सक्सेस थी। उनका आपकी सिलेबस में बहुत छोटा सा डिटेल है तो मैं पूरा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपका बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है आपके चैप्टर में। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इनको इसी सीक्वेंस में याद रख लीजिएगा, कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है। देखिए चंपारण 1917 16 से 17 तक चला। तो बात करते हैं चंपारण के। असल में क्या था? बिहार का एक जगह चंपारण, जहां पर 3 कठिया सिस्टम चला आ रहा था। ये 3 कठिया सिस्टम अंग्रेजों ने 1750s में लागू किया था कि अपनी जमीन की 3/20 लैंड पर इंडिगो उगाएंगे। 3/20 पर इसको 3 कठिया नाम दिया गया। चलिए कोई बात नहीं। अब वजह क्या थी? 1915 आते आते जर्मनी ने एक सिंथेटिक कलर इन्वेंट कर लिया और इंडिगो की अब कोई वैल्यू नहीं रही। इंडिगो यानी नील, जिससे कपड़े ब्लू किए जाते थे, इसकी डिमांड यूरोप में और बहुत से देशों में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वर्कर की ड्रेस ब्लू बनानी जाती थी। तो इंडिगो उगाते थे। इंडिगो की अपनी परेशानी थी, क्योंकि इंडिगो उगाने से फर्टिलिटी भी कम हो रही थी और 3/20 लैंड पर उसमें बहुत ज़्यादा पानी वगैरह की ज़रूरत होती थी, बहुत डिफिकल्टीज थी। बहरहाल वापस आते हैं तो चंपारण अब 1915 आते आते जो है इनके इंडिगो की कोई डिमांड नहीं रही, तो अब इनकी क्रॉप खरीदने से मना कर दिया। गांधी जी गए और उसमें एक बहुत लंबा मूवमेंट चलाया। राजेंद्र प्रसाद भी उनके साथ गए और गांधी जी को इनवाइट करने वाले जो थे उनका नाम राजकुमार शुक्ला था। वैसे आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है, पर कभी आप आगे कॉम्पिटिशन भी देंगे तो आपको ये याद रखने चाहिए कि हु इनवाइटेड गांधी जी। तो राजकुमार शुक्ल एक वहाँ के बिहार के लीडर थे, उन्होंने इनवाइट किया। गांधी जी को कंपनी दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उनको भी आप जानते हैं, जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने बाद में। तो यहाँ गांधी जी गए और सक्सेसफुल गांधी जी ने मूवमेंट चलाया चंपारण। दूसरा मूवमेंट गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में, वहाँ क्रॉप फेलियर हो गई और एक तरफ क्रॉप फेलियर था, दूसरी तरफ टैक्सेस बढ़ा रही थी गवर्नमेंट। देखिए वर्ल्ड वॉर चल रही है, मैंने भी आपको बताया ना, टैक्सेस बढ़ा रही है। तो एक तरफ क्रॉप का फेलियर हो गया है ना, कहीं ओला था कहीं सूखा था, क्रॉप फेल हो गई, ऊपर से टैक्सेस बढ़ा दिए। तो गांधी जी ने नो टैक्स नो क्रॉप नो टैक्स का स्लोगन के साथ पहली बार वहां उतरे और वहां भी गांधी जी को सक्सेस मिली। थर्ड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखिए जरूरी नहीं है कि गांधी जी ने सब अंग्रेजों के खिलाफ, अगर देश के कोई नागरिक भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का यूज किया। ये मूवमेंट है जिसमें गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक यूज की थी। याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ही पहली बार हंगर स्ट्राइक का यूज किया था गांधी जी ने, अपना वेपन हंगर स्ट्राइक का। तो ये क्या था? गांधी जी को अनसुईया साराभाई ने इन्वाइट किया। अच्छा, यहाँ पर जो थे ना खेड़ा में, गांधी जी से कौन मिले? सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले। खेड़ा में राजेंद्र प्रसाद का साथ मिला। चंपारण में या अनसुईया साराभाई ने इनको इनवाइट किया गांधी जी से, भैया यहाँ पर मिल वर्कर्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ प्लेग फैल गया था, प्लेग फैलने के बाद प्लेग बोनस दिया, उसके बाद प्लेग बोनस रोक लिया मिल वर्क ऑनर्स ने। और स्ट्राइक जो अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे, कॉटन वर्कर्स थे, उनको लगता था कि ये बिफोर टाइम रोक लिया गया है, तो इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वर्ल्ड वॉर की वजह से, और हमें वो जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो बोनस मिल रहा है प्लेग बोनस, उसको बंद नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने मूवमेंट चलाया और 35% कंपनसेशन दिलाने में पे सक्सेसफुल हो गए। तो ये 3 अर्ली मूवमेंट थे गांधी जी को जिसको सक्सेस मिली। तो अब आपको याद कैसे करना है? पहले तो सत्याग्रह होता क्या है ना, पावर ऑफ ट्रूथ और नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रूथ। नॉन वायलेंस मेथड से इसको किया जाता है। ऑपरेसर को ये
फील किया जाता है कि तुम गलत काम कर रहे हो, तो ये तो हो गया भैया सत्याग्रह। गांधी जी के अर्ली 3 मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से 3 अर्ली मूवमेंट थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम रोलेक्ट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ। आइए बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग के बारे में। मैसेकर जो है, तो देखिए जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रोलेक्ट एक्ट को कौन सा नाम, किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक लॉ या नो अपील नो दलील, यानी ना नो आर्गुमेंट और नो अपील। इसमें किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं सुनते थे। ये जो रोलेक्ट एक्ट था, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में यानी 1919 में पास किया, और इसने एनॉर्मस पावर दे दी गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए। और उसने अलाउ किया डिटेन करना किसको, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स, यानी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए उनको विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए जेल भेजा जा सकता था, प्रिजन में भेजा जा सकता था। इसीलिए इसका नाम था नो अपील नो दलील। अब इसका असर हुआ क्या, गांधी जी ने सोचा सिविल डिसओबीडियंस, देखिए अभी नॉन कोऑपरेशन नहीं, गांधी जी ने सोचा था कि मैं 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। डिसोबीडियंस यानी ओबे नहीं करना, इस रूल को नहीं मानना, रोलेक्ट एक्ट को नहीं मानना, ये डिसोबे के लिए करूंगा। पर गांधी जी को दिल्ली की एंट्री रोक दी गई गांधी जी को। और 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में फायर कर दिया गया। पीस प्रोसेशन एक निकल रहा था, उसके ऊपर फायर कर दिया। फायर करने के बाद इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ क्या था, मार्शल लॉ एक ऐसा एक्ट था जिसमें शूट एट साइट था, दिखते ही गोली मारने का ऑर्डर था। मार्शल लॉ को कर दिया और चार्ज दे दिया गया जनरल ओ डायर। ये वही बहुत डिफेम जनरल था मिलिट्री का जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी। और अब क्या होता है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर एक तरफ बैसाखी मनाई जा रही है, दूसरी तरफ प्रोसेशन चल रहा है। 2 लोकल लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम था, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों की अरेस्ट होने की वजह से एक छोटी सी स्पीचेस चल रही थी एक कोने में उस बाग में। एक तरफ बैसाखी का फेस्टिवल मनाया जा रहा था, पब्लिक को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी मार्शल लॉ होता क्या है, इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे मार्शल लॉ के लिए। जनरल ओ डायर एंटर हुआ, एक ही एग्जिट थी और एक ही एंट्री थी, उसने उन्हें बंद किया और गोलियां चला दी। वहाँ एक कुआं भी था, उस कुएं में कूद के भी बहुत से लोगों ने जान दे दी। तो ये पूरा एक त्रिसादी एक घटना थी जिसने देश को पूरे हिला के रख दिया, मासूमों पे गोलियां चली। अब उसके अब विरोध में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया और खिलाफत मूवमेंट को उसके साथ जोड़ा। तो जल्दी से इस बातों को जल्दी से याद करते हैं, क्या क्या पॉइंट याद करने के हैं। पहली चीज़, 1919 में लेजिस्लेटिव इंपीरियल काउंसिल ने ये पास किया रोलेक्ट एक्ट, ब्लैक लॉ भी कहा जाता है, नो अपील नो दलील भी कहा जाता है, जिसने एनॉर्मस पावर दी। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए जेल भेजा जा सकता था विदाउट ट्रायल। 2 बातें हो गई। गांधी जी ने डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की सोची थी 6 अप्रैल से हड़ताल के साथ, पर उनको दिल्ली जाने से रोक लिया गया। अगला पॉइंट, 10 अप्रैल को गोली चला दी गई अमृतसर में। तो अगर पूछा जाए जलियांवाला बाग से पहले कब गोली चलाई गई थी, 10 अप्रैल को चलाई गई गोली। उसके बाद 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर ने गोलियां चलाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खिलाफत और नॉन कॉपरेशन। तो जैसा कि आपने देखा भी कि जलियांवाला बाग हो चुकी था, जनता में बहुत ज़्यादा इसका गुस्सा था। उधर क्या था कि खिलाफत का इशू आया। खिलाफत क्या थी, खिलाफत ये था कि जब अभी वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया, तो वर्ल्ड वॉर में एलाइड की विक्ट्री हुई और सेंट्रल पावर की डिफीट हुई। तो सेंट्रल पावर में जर्मनी का साथ दे रहे थे टर्की हार चुका था और मुस्लिम्स को लग रहा था कि कोई एक हार्श ट्रीटी होगी खलीफा के खिलाफ। अब बता दूं खलीफा क्या, खलीफा मुस्लिम्स एक पोस्ट हुआ करती थी जो स्पिरिचुअल हेड होता था पूरे वर्ल्ड का, वो खलीफा कहलाता था। उस टाइम दारुल खलीफा, द हाउस ऑफ कैलिफ, वो टर्की था। यानी टर्की का जो रूलर होता था उसको पूरे
इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था, उस पर हमला मुस्लिम्स ने अपना हमला माना। तो उसके लिए अली ब्रदर्स ने यहाँ एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। तो ज़रा पॉइंट पे ज़्यादा लगाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ended with the defeat of Ottoman Empire, यानी वो टर्की के जो थे वो ऑटमन एम्पायर कहलाते थे और उनकी डिफीट हुई। देयर वर रूमर्स दैट अ हर्ष पीस ट्रीटी वाज टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटमन एम्पायर। ये एक अफवाह थी कि एक बहुत हर्ष ट्रीटी करने जा रहे हैं ये ऑटमन एम्पायर के साथ। उसके लिए अली ब्रदर्स यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, पूरा नाम मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया और खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई मार्च 1919 में। और उसमें इन्होंने जाके गांधी जी से के साथ डिस्कस किया कि ये वक्त अच्छा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाने का, क्योंकि जलियांवाला बाग में भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही और सिख सभी की डेथ हुई थी। तो इस टाइम सभी में गुस्सा है, इधर खिलाफत इशू में मुस्लिम्स में भी गुस्सा है, यूनाइट करके क्यों ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाए। तो इन लोगों ने मिलकर गांधी जी ने और नेताओं से साथ बात की और एक मीटिंग हुई, कांग्रेस का सेशन हुआ सितंबर 1920। याद रखिए हर साल एक सेशन होता था, उसमें कांग्रेस के अगले ईयर होने वाले रेजोल्यूशंस पास होते थे क्या क्या करना है। तो इस साल 1920 में 2 सेशंस हुए हैं। अभी पहला सेशन सितंबर में हुआ जो हुआ कैलकाटा में, और दूसरा सेशन होगा दिसंबर में नागपुर में। दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने उस सेशंस में भी प्रपोजल रखा, ये उनको कन्विंस करने की अदर लीडर्स को कोशिश की कि यही वक्त है कि हम खिलाफत और स्वराज यानी खुद का राज स्वराज के लिए हम लड़ सकते हैं। तो जल्दी से रिकॉल करें 5 पॉइंट, फिर आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई है ना, ऑटमन एम्पायर की डिफीट हुई, पहला पॉइंट। खिलाफत उनको डर था कि खलीफा के खिलाफ एक हार्श ट्रीटी पास होगी, 2 पॉइंट। तीसरा अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट। चौथा पूछा जाता है कमेटी कहां पर बनी, बॉम्बे में बनी, कब बनी, मार्च 1919 में। 5वां कांग्रेस सेशन हुआ कहां पर, सितंबर का सेशन कहां पर हुआ 1920 का, कैलकाटा में। याद रखिए इसके सारे पॉइंट्स आपके मैप में भी आते हैं, तो ये याद रखिएगा सितंबर 1920 के सेशन कहां हुआ था। तो ये तो हो गया खिलाफत। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन की। बात करते हैं वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन की क्या जरूरत है, क्यों लाए। तो जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कहा तो सबसे पहले सवाल ये था जनता के दिमाग में कि नॉन कॉपरेशन लाए क्यों। तो गांधी जी की जो फेमस बुक है हिंद स्वराज जो 1909 में पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो सरवाइव कर रहे हैं ये सिर्फ इंडियन की सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। अब भैया इंडियन का कोऑपरेशन कैसा था, कुछ का डायरेक्टली कुछ का इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे कि जब आप फॉरेन गुड्स ले रहे हैं तो उनकी फाइनेंशियल एड हो रही है, आप उनके इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी हेल्प हो रही है, आप सिविल सर्विसेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी हेल्प हो रही है, आप कोर्ट जा रहे हैं। यानी जब अगर इंडियन उनको कोऑपरेट करते रहेंगे तो वो यहाँ सर्वाइव करते रहेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम 1 साल उनको कोऑपरेट ना करें तो इनकी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाएगी और हमें स्वराज मिल जाएगा। ये तो था क्यों नॉन कॉपरेशन। और नॉन कॉपरेशन के प्रपोजल्स क्या रखे गए, सबसे पहले तो कहा गया गांधी जी के जरिए कि अपने जो टाइटल्स हैं आप इनको हम फोल्ड में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो क्या कहा उन्होंने कि पहले तो अपने सरेंडर्स कर दें अपने टाइटल्स को। वो टाइटल्स कौन से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना टाइटल जलियांवाला बाग की वजह से ड्रॉप कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। इसी तरीके से दूसरा प्रपोजल था कि बायकॉट किया जाए। बायकॉट काय का किया जाए, सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल का, फॉरेन गुड्स का। यानी गांधी जी को लगता था इन सब में हम पार्टिसिपेशन लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका बायकॉट किया जाए। फिर याद कीजिए किस किस चीज का, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। स्कूल्स वो जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से, ये किया जाए। फिर इसका एक कहा कि अगर रिप्रेस करें गवर्नमेंट तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि इन केस गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड लॉन्च। अगर वो रिप्रेस करेंगे तो हम फुल कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये प्रपोजल के बाद बहुत लंबे इफ और बट चले, मनाना रूटना कांग्रेस के अंदर ही तोड़ होती रही। कुछ लोग मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे, कुछ काउंसिल्स में जाना चाहते थे, कुछ काउंसिल्स में नहीं जाना चाहते थे। इसकी लंबी इफ और बट के बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ। याद रखिएगा
पहले सितंबर में कलकत्ता में हुआ, वहां प्रपोजल, वहां पर नॉन कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया और फाइनली एडॉप्ट जो किया गया वो किया गया दिसंबर नागपुर में। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं कि किस सेशन में प्रपोजल रखा गया, तो प्रपोज किया गया सितंबर में और एडॉप्ट किया गया दिसंबर में नागपुर में। तो ये था नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ चला ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो सेकंड पार्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं पार्ट सेकंड के साथ। थैंक यू।